देखो आप छा जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। लिस्ट शुरू करते हैं बेटा, फटाफट शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक का नाम, ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, फटाफट लिखो। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रियान, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। टॉपिक मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और क्वेश्चंस के साथ फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे कि यहाँ पूछा क्या है। टॉपिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द मेरी आवाज कम इनकी नहीं, और जहाँ चैप्टर का नाम है बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वही जो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 5 लेक्चर में पूरा, यानी ये पूरा वीक मेरे पास है, इस वीक में पूरा फिनिश करना है इसको। 6 दिन तक लगातार आना, बीच में स्किप नहीं करना, और लिख को साथ के साथ लिखना। क्वेश्चन आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is an aromatic compound, which one of the following is an aromatic compound। कौन सा आपका एरोमेटिक कंपाउंड है? ऑप्शन ए ऑप्शन में, ऑप्शन बी पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन सी ऑप्शन डी none of these। इनमें से कोई नहीं। ट्राइंगल के ऊपर जाए, ट्राइंगल के ऊपर यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, साइक्लोप्रोपाइलीन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी टॉपिक सीधी सी बात है एरोमेटिक कंपाउंड। हेडिंग क्या डालना हमारे, एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमारा हेडिंग होगा एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसा क्वेश्चन से पूछा जाता रहता है भाई, 2022 में आता है। हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड एक क्वेश्चन ऐसा आता है आपके पास। क्वेश्चंस ऐसा एक आपके पास जरूर आता है। पहला टॉपिक आपका एरोमेटिक कंपाउंड, तो क्वेश्चंस वहां पे पीछे अगर देखेंगे तो एक दो बार। अब आपको छुट्टी नहीं मारनी, परसों सैटरडे में नहीं आए थे आप बेटा, सैटरडे में छुट्टी पे थे आप, है ना? आप छुट्टी है तो फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन कहीं। चलो अब आप ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चंस आने हैं, 5 क्वेश्चंस पूरे, और 5 क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं। इल्मा कहाँ रहेगी वो लड़की? अच्छा आई है, ठीक है, आज पीछे बैठी थी ना। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, एक दिन डिस्कस करेंगे, पूरा पढ़ रहे हैं आप। मैं यही कहता हूँ इनको, आरिफ सर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा, सीट आपको मिली नहीं? उनके पास है, उनसे अपने ग्रुप में सेंड करा लियो, ठीक है? तो पहला, यानी इसमें से 5 क्वेश्चंस चैप्टर के ऊपर लिख देंगे। 5 क्वेश्चंस हर हाल में आने हैं, 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 5 के 5 कंटेस्ट करें, अपने क्लियर करें 5 क्वेश्चंस। वही तो सारी है ना, तो 5 क्वेश्चंस पूरे आने हैं इसमें से, 5 के 5 क्लियर करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, लिखो एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्वेश्चंस लिखने के बाद अब टिक अपने आप करेंगे आप, टिक खुद करेंगे कौन सा क्वेश्चन होगा। आपने लिखा एरोमेटिक कंपाउंड, यानी को दोज कंपाउंड्स विच
satisfied the following conditions, those organic compounds या those compounds कोई फर्क नहीं पड़ता, those organic compounds which satisfied the following conditions, which satisfied the following conditions are aromatic in nature, are aromatic in nature, satisfied the following conditions, satisfied the following conditions are aromatic in nature, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड निम्न कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेंगे वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। आपको याद रखना कि एरोमेटिक जो वर्ड बना एरोमा से बना हुआ, AROMO, एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है सुगंध। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ्रूटी स्मेल होती है, फलों जैसी गंध होती है, वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। बट ये कंडीशंस पहले थी सबसे पुरानी कि फ्रेग्रेंस कंपाउंड्स, अब जैसे एलिफेटिक किसे कहते हैं, एलिफर, एलिफर से लिया गया वर्ड है एलिफेटिक, एलिफर का मतलब होता है फैटी एसिड, जो फैटी कंपाउंड जो होते हैं, फैट जैसे जो होते हैं, फैट ऑयल जैसे होते हैं, उन्हें कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ आपकी कंडीशंस, पहली कंडीशंस लिखो, यानी जो भी कंपाउंड इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। पहली कंडीशंस क्या है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, PLANAR। पहली कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, CYCLIC, साइक्लिक एंड प्लेनर। पहली कंडीशन होगी कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक और समतलीय होना चाहिए, चक्रीय व समतलीय होना चाहिए, पहली कंडीशन है। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो साइक्लिक होगा हमेशा और वो प्लेनर होगा, तो पहली कंडीशन है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। सेकेंड कंडीशन, each ring atom should have sp2 hybridization, sp2, each ring atom should have sp2 hybridization, HYBRIDISATION, हाइब्रिडाइजेशन। प्रत्येक रिंग एटम पर क्या होना चाहिए, संकरण आपका sp2 संकरण होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, कंपाउंड शुड बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड शुड बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड शुड बी फुल्ली कॉन्जुगेटेड, यानी पूर्णतः उसमें कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होती है, देखो ध्यान से इधर, अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, अगर ये आपके पास बेंजीन रिंग है तो आपको चेक करनी है इसमें कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन रियान है क्या, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है क्या इसमें, आपको देखना है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ऑल्टरनेट होने चाहिए। कंडीशन कॉन्जुगेशन कहते हैं, अगर एक लाइन में सारे, पहली लाइन में सब स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं कहता हूँ एक आपके लड़की बैठनी, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, तो बाहर से केमिस्ट्री पढ़ा हुआ आदमी आएगा तो क्या कहेगा, बड़े अच्छे कॉन्जुगेशन की कंडीशन बिठा रखे सारे स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। तो यह कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन क्या है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ऑल्टरनेट होना चाहिए, एक पाई बॉन्ड फिर एक सिग्मा बॉन्ड, फिर एक पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड। पाई और सिग्मा अगर एक के बाद एक हैं, ऑल्टरनेट हैं, तो कहते हैं कंडीशन, उसे क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर ये तीनों पाई बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन की कंडीशन कहलाती है। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड से सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से। अगर पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, तो पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है। अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, तो ये लॉन पेयर और ये पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हैं, सेपरेट हो रखे सिग्मा बॉन्ड, ये भी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फिर आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो यहाँ भी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है। तो तीनों कंपाउंड कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बट साइक्लिक भी है सारे के सारे, साइक्लिक और प्लेनर भी होना चाहिए। अगर ये आपका इसमें, अगर कोई आपसे कहता है, देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूं मैं,
क्योंकि आप लोगों ने 12th तो करी हुई है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ सिग्मा बॉन्ड है तो कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन में है। जब कहीं कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन होगी तो वहां रेजोनेंस होगा। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ से यहाँ दिया है और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ दिया है। ऐसा करने पर आप खुद सोचिए और बताइए कि मैंने ऐसा किया तो यहाँ बॉन्ड कैसा हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पे डबल हो गया और O के पास चार्ज आपका नेगेटिव हो गया। क्या ये कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड दोनों किस में है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन में। जब कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन में क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ब्रिजिंग कार्बन पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ब्रिजिंग कार्बन का मतलब यहाँ दो रिंग आपस में जुड़े, ये आपका ब्रिज बनाने वाला है। ये कार्बन इस रिंग का, कार्बन 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 कार्बन, इस रिंग का कार्बन भी कॉमन है और ये रिंग कार्बन 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 कार्बन, दो रिंग है, दो रिंग के दो कॉमन कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों रिंग में कॉमन है, तो इन्हें क्या कहते हैं, ब्रिजिंग कार्बन कहते हैं। फिर ब्रिजिंग कार्बन है तो ब्रिजिंग कार्बन पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है और ये पाई बॉन्ड प्लेन में है। अगर एक पाई बॉन्ड यहाँ है, दूसरा पाई बॉन्ड प्लेन में यहाँ नहीं है, इसके पैरेलल नहीं है, तो उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, दूसरा पाई बॉन्ड कहीं यहाँ ऊपर है, दोनों आउट ऑफ प्लेन है, तो वहां रेजोनेंस नहीं होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये अनुनादी संरचना इसकी संभव नहीं है। तो यानी प्लेनरिटी कंडीशंस तो यह कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडेशंस होना चाहिए। यहां इस पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पाई बॉन्ड है, प्रत्येक रिंग एटम, तीन रिंग एटम है यहाँ, एक दो तीन, तीन तीन रिंग एटम है, तो तीनों पर हाइब्रिडेशंस आपने बताना है। देखो मुझे बताओ, अच्छा इधर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, और यहाँ लिख रहा हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ C के साथ 3 H जुड़े हुए हैं, जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, और एक इसके पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपका, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक, ये 3 H हैं, यानी इसकी स्ट्रक्चर्स क्या NH3 के सिमिलर है क्या, क्योंकि NH3 में भी N के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और 3 आपके H होते हैं, और NH3 के N एटम पर संकरण कौन सा होता है, हाइब्रिडेशंस क्या होता है NH3 के N पर हाइब्रिडेशंस, अगर आपसे पूछते हैं कोई, sp3 हाइब्रिडेशंस होता है। अगर इस पर sp3 हाइब्रिडेशंस है, क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशंस में, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, sp3 होगा, क्योंकि CH3 नेगेटिव और NH3 दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं, दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए आइसो स्ट्रक्चरल कहलाए दोनों, NH3 और CH3 नेगेटिव। अगर इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर sp3 संकरण है, तो इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे भी sp3 संकरण होगा कि नहीं, तो यहाँ मैं दोनों की कंपेयर करके चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर हाइब्रिडेशन sp3 है, फिर मैंने पूछा क्या इस कार्बन पर भी आपका sp3 हाइब्रिडेशन होगा, क्योंकि यहाँ भी इसके साथ कितने H निकले हैं आपके, वही 3 बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है भाई, 2 H हैं, एक H मैंने यहाँ लिखा, एक H मैंने यहाँ लिखा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका ये इस पे 3 बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड आपके कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड एक बॉन्ड पे, तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, बट इस पर हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होता, इस पर हाइब्रिडेशन sp2 होता है, sp2, इस पर हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp2। ऐसा क्यों हुआ, मैं देखो क्या कह रहा हूं, यहाँ इसके बाद अलग से बता रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। मैंने कहा अगर पाई बॉन्ड और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपरेट है सिग्मा बॉन्ड से, तो ये दोनों कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर देंगे, कॉन्जुगेशन की कंडीशंस में हैं, और ये अनुनाद यानी रेजोनेंस शो करेंगे। रेजोनेंस शो करने का मतलब है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं यहाँ से यहाँ दे रहा हूँ और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाकर यहाँ से यहाँ दे रहा हूँ, तो ऐसा करने पर आपका क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज इसके पास चला गया, बॉन्ड यहाँ सिंगल हो गया, यहाँ बॉन्ड आपका डबल हो गया। बात समझते हैं सभी, क्योंकि आपने इन 2 इलेक्ट्रॉनों को दोनों कार्बन के बीच में यहाँ रखा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 हो चुके, 4 हुए तो यहाँ बॉन्ड डबल हो गया,
और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स उठाए, उठाने के बाद इस कार्बन को दे दिया तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। जब डिस्प्लेस किया आपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, जिसे कहते हैं अनुनाद, यानी अगर कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन होगा तभी रेजोनेंस होगा, अगर कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस कभी नहीं होगा। तो आप क्या कह रहे हैं, इससे क्या पता चला आपको? ठीक है सर, आप ये बताना चाह रहे हो कि जो CH2 के पास नेगेटिव चार्ज है, वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रखा है, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करता है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स नेवर पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, से बात याद रखनी। ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड दैट lone pair of electrons which is not involved in resonance show the hybridization, यानी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होगा रेजोनेंस में, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडेशन में। अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन्स नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, ये बात याद रखनी। ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इस बात को याद रखें। तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ सर, तो मैं ये यहाँ पे इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर भी हाइब्रिडेशन sp2 है, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि इस पर हाइब्रिडेशन बेटा आपका sp2 है। sp2 का कारण ये है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। अगर नेगेटिवली चार्ज कार्बन है तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर हाइब्रिडेशन sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। कब होगा आपका? देखिए मुझे बताइएगा, यहाँ पर अगर मैं ये लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव, इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन होता बेटा, ऐसा बोल बेटा। आप कहोगे सर इस पे sp3 होगा, sp3 होगा। क्यों sp3 होगा? देखो sp3 इसलिए होगा क्योंकि बेटा इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड आ गई। अगर सिग्मा बॉन्ड आता एक तो फिर हाइब्रिडेशन होता है sp2, क्योंकि फिर वो इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस में, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करता, समझ रहे हो? अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होगा रेजोनेंस में। जब इन्वॉल्व नहीं होगा तो इसका मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह काम करेगा, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पेयर पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन में, इसलिए इस पर हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। याद रखने के बाद sp3, यानी ये बात आपको सोचनी है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ सेपरेट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट हो रहा है, और सिग्मा बॉन्ड भी एक होना चाहिए, तो वो समझ लीजिए हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट हो गए तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होगा, ये बात याद रखनी है। तो मैंने सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, साइक्लिक एंड प्लेनर है, और उसके बाद ईच रिंग एटम शुड हैव द sp2 हाइब्रिडेशन, डबल बॉन्डेड कार्बन पे तो sp2 ही होता है, और इस नेगेटिव चार्ज कार्बन पे क्या हो गया? sp2 हुआ। तो तीनों पर sp2 हाइब्रिडेशन है, और यहाँ कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट है, तो कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो भी कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे तो हर किसी बंदे को पता है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन को क्या कहते हैं? कार्बोकैटायंस कहते हैं, और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, और पॉजिटिव चार्ज कार्बन में कार्बन के पास एक अन हाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होता है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। पॉजिटिव चार्ज कार्बन के चार्ज में केवल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब पता चला कि sp2 हाइब्रिडेशन। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर तो 100% sp2 हाइब्रिडेशन ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर हाइब्रिडेशन sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है, ये आपको देखनी है कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड के साथ तो हाइब्रिडेशन sp2, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडेशन sp2, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है तो हाइब्रिडेशन आपका sp3, याद रखेंगे इस बात।
क्योंकि साथ के साथ ये सारे क्वेश्चंस आपको 15-15 क्वेश्चन साथ के साथ लेके चलेंगे हम इस वीक में पूरा। क्योंकि मैंने अगर 5 क्वेश्चंस कह दिया ना, तो जब आपसे मिलेंगे बैठेंगे तो 5 क्वेश्चंस अगर इस लेसन के कह दिए तो 5 आने हैं हर हाल में, लेकिन आपको हर बात का पता होना चाहिए देखते ही। चलिए चौथा एक चौथी कंडीशन और लिखो। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, each ring atom should have sp2 hybridations and compound should be fully conjugated, satisfy the condition of conjugation। चौथा लिखो, compound should follow Huckel rule, compound should follow Huckel rule, compound should follow FOLLOWS should follow Huckel, HUCKEL Huckel rule। क्या होता है महिमा हकल रूल? हकल रूल होता है दैट इज, यानी हकल रूल है, मैं बता रहा हूँ क्या हकल रूल होता है, यहाँ लिख रहा हूँ 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक फॉर्मूला है, ये हकल ने दिया था फॉर्मूला, 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और n बराबर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नहीं तो -1 भी क्या होता है? इंटीजर होता है, -2 भी इंटीजर होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है 0 1 2 3, यानी प्लस में होने चाहिए सारे इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है बेटा पूर्णांक, एन की वैल्यू पूरी पूरी आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। एन की वैल्यू 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो आपका एन इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। लेकिन वो पूर्णांक -1 -2 -3 पूर्णांक होता है, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटीजर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। एन बराबर आपका यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, याद रखेंगे इस बात को, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कहते हैं पूर्णांक को। अब मैं बता रहा हूँ, हक्कल रूल्स आपको अप्लाई कर करके बता रहा हूँ कि हक्कल रूल होता क्या है। हक्कल रूल कुछ कंपाउंड्स पर अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बेंजीन पे अप्लाई कर रहा हूँ हक्कल रूल। ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में कितने 4n+2 इज इक्वल टू, यहाँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पाई बॉन्ड फ्री है, मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। पाई बॉन्ड 3 हुए, इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना। और पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर? 3 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हुआ, तो 4n इज इक्वल टू 6 - 2 बराबर आपका 4n बराबर क्या हुआ? 1। एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि हक्कल रूल को सेटिस्फाइड करता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 5 है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 है। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 4n+2 इज इक्वल टू 10, 4n इज इक्वल टू 8, n बराबर आपका हो गया। यहां पर मैं क्या कहता हूं, देखिए कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड, यहाँ चार्ज पॉजिटिव है, तीनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि पाई सिग्मा। और फिर जैसे यहाँ पाई सिग्मा के बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड भी सेपरेट हो रखा है सिग्मा बॉन्ड से। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड के साथ, इसलिए कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन पूरा आयन सेटिस्फाइड कर रहा है, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फिर यहाँ क्या कहोगे? मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर हाइड्रोजन क्या होगा? sp2 हाइड्रोजन। प्रत्येक रिंग पर sp2 रिंग एटम पर sp2 हाइड्रोजन है, साइक्लिक एंड प्लेनर है, और उसके बाद कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और 4n+2 इज इक्वल टू आपका 4n+2 इज इक्वल टू 6 है, n बराबर आपका 1 है, तो आयन कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक है। एक बात याद रखनी, अगर आपके पास पाई बॉन्ड इवन नंबर में है, अगर पाई बॉन्ड इवन नंबर में तो एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। अगर पाई बॉन्ड ओड नंबर में है तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, ओड है। नेफ्थलीन इसके जस्ट नीचे नेफ्थलीन, तो बेंजीन में नेफ्थलीन में 5 पाई बॉन्ड हो गए, 5 भी आपका क्या होगा? ओड है। अगर पाई बॉन्ड ओड नंबर में है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ऐसे याद रखते हैं, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं ना, देखते हैं अच्छा चलो फटाफट करते जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में केवल 30 मिनट देनी है आपको। केमिस्ट्री में 30 मिनट में 45 क्वेश्चंस करने होते हैं केवल, कुछ भी नहीं देखते। जब आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाते हैं ना, फटाफट हो जाते हैं।
उड़ने लगते थे, मतलब उड़ने लगते हैं बच्चे। आज जुलाई आज था क्या अब तक का, तो तुम्हें उड़ना लगा। क्योंकि जब छत पे से उड़ते हैं ना तो देखते हैं कि हमें ड्रोन है ना आज आजकल है। चलो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम बहुत है, अभी भी बहुत टाइम है, अभी आप चिंता ना करें। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ए के बारे में, ए के बारे में, ए रियान पहली तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है बेटा, ये पहली तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, प्रत्येक रिंग एटम पर sp2 हाइब्रिडेशंस है। मैंने क्या कहा, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशंस में, तो हाइब्रिडेशंस ब्लाइंडली आपको क्या मानना, sp2। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशंस में नहीं है तो हाइब्रिडेशंस होगा sp3। तो यहाँ आपने क्या कहा, ये दो इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह काम कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन मैं कह रहा हूँ इस कार्बन से कार्बन के बीच में देना चाह रहा हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने दे दिए, और यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ देना चाह रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि अब आपका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गया। तो आप क्या कह रहे हैं सर, ये ना पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया तो पाई बॉन्ड बन गया, इट मीन्स इट एक्ट एज द पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर यहाँ पर आप क्या कहोगे, 4n+2 इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है, दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है ना, वो भी किसकी तरह काम कर रहा, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहा ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए, 4 हुए। जब 4 हुए तो n बराबर क्या हो गया, फ्रैक्शन में हुआ, इंटीजर नहीं है। तो जब इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, ये आपका एरोमेटिक नहीं हुआ। तो ए एरोमेटिक नहीं हुआ तो कट कर दिया। अब यहाँ जब देखते हैं, यहाँ भी मैंने क्या कहा, नहीं है। क्यों नहीं है इल्मा, क्या कहा मैंने अभी अभी, यहाँ इवन नंबर में पाई बॉन्ड इवन नंबर, और जब पाई बॉन्ड इवन नंबर में होगा तो कभी भी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है। वैसे फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 4n+2 इज इक्वल टू हाफ ही आएगा, 4n+2 इज इक्वल टू 4 ही आएगा, क्योंकि दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है। इस पर अप्लाई करियो, 4n+2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4n+2 बराबर, क्यों, हाँ एक ही तो पाई बॉन्ड है वैसे, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें दो हुए, तो 4n बराबर 2 - 2 0, n बराबर 0, 0 भी इंटीजर होता है, 0 एक पूरा अंक होता है, याद रखना। वैसे तो मैथ्स में अगर हम बताएंगे कि हाउ टू एक्सप्लेन या हाउ टू प्रूव दैट 0 इज इंटीजर, तो मैथ्स वाला वो काम है, अभी नहीं टाइम, 20 मिनट क्यों बेकार करें हम अपनी, ठीक है, 20 मिनट क्यों बेकार करें। नहीं तो कोई कहता है कि जैसा आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि a पावर 0 1 पावर 0 इज इक्वल टू 1, होता है, बट सोचते हैं क्यों होता है, a पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, x पावर 0 इज इक्वल टू 1 है, बट क्यों होता है ना। ध्यान सोचते हैं कभी इस बात को, सोचना शुरू करें तभी अच्छे डॉक्टर बनोगे। क्योंकि डॉक्टर का एक तरीका, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं ना कि वो बेचारे थोड़े से ऐसे होते हैं नाफ सनाफ टाइप के, तो उन पे फिर पेशेंट जाना पसंद नहीं करते। और एक बिल्कुल सूटेड वूटेड होकर टाई वाई लगा के बैठता है, अच्छे से मीठा मीठा सा बोलता है, ठंडा ठंडा सा बोलता है ना, अरे क्या गजब का डॉक्टर है। क्योंकि इंजीनियर तो उठपटांग काम करता है, तो उछल कूद करता रहता है इधर उधर, पर डॉक्टर तो एक लगना चाहिए डॉक्टर जैसा। उसमें 5 बॉन्ड दो हैं, 4n+2 बराबर 4, n की वैल्यू हाफ आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो एरोमेटिक नहीं है। मैंने कट कर दिया, बट यहाँ ये 0 है, 0 0 एक इंटीजर है, तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन हुआ, थर्ड। मैंने रियान क्या कहा, a पावर 0 बराबर 1 होता है, क्यों होता है, मैंने कोई बच्चा 5वीं का पूछता है आपसे कि a पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो उसको आप समझाएंगे थोड़े, साइंटिस्ट थोड़े बनाएंगे उसको, प्लास्टिक की लैम चूसी देंगे, चूसता रहेगा, खत्म तो होने की। तो प्लास्टिक की लैम चूसने का तरीका क्या होता है, देखें, a की पावर x - x का मतलब क्या होगा, 0 है सर, a पावर 0 का मतलब a पावर x - x लिख सकते हो, लिख दिया दिया आपने। इसको क्या लिख सकते हो आप, ax इंटू a माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, अगर पावर हो तो ऐड हो जाती है, तो a पावर a x इंटू a माइनस एक्स हो गया। तो आप इसको क्या कहेंगे, सही से नीचे ले आओ, तो ए एक्स अपॉन ए एक्स कैंसिल हुआ, क्या कहोगे सर, ये तो आप बेकार हो, ये तो कुछ ए पावर 0, लेकिन आज स्टार्टिंग यहीं से ऐसे हुई थी कि अगर ए पावर 0 होता है तो हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है। पता क्या होता है, किसी को भी कुछ भी अगर कोई बात पूछता है, अब अगर कोई मरीज कहने लगा बता पता नहीं मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, तो उसे ऐसा बिल्कुल बर्ताव करना, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना नहीं, बिल्कुल पक्का ठीक करेंगे।
ठीक नहीं कर सकते, 5-4 साल उसकी जिंदगी तो बढ़ा ही सकते हैं, और 5-4 साल में और मस्ती कर लेगा जितनी करनी हो उस तरह से। तो यही तो आपकी थिंकिंग, ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। पता चला कि आप डॉक्टर नेगेटिव सोच वाले बनोगे तो गलत है। चलिए खैर, एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता चल गया कैसे आपको बताना है, ठीक है। 4 कंडीशंस हैं, इधर वाला, अच्छा इसे हटा दूं, नो सर, अच्छा साथ के साथ नोट करो, बिल्कुल स्पीड बढ़ाओ बस। अब सबसे पहले समझ, अब स्पीड बढ़ाओ पूरी, अब तो बहुत कम टाइम रह गया कि दिसंबर आने का मतलब है बहुत कम टाइम रह गया, फटाफट पढ़ो पूरा दिन। अब तो तुम्हारी हार्ट बीट वैसे बढ़ जानी चाहिए बहुत ज्यादा, नींद नहीं आती कैलकुलेशन कैसे सर ये फोर फिर टेन बराबर -4 आया, फिर मल्टीप्लाई है ना, ये तो मल्टीप्लाई में तो n बराबर 0/4, तो 0 से डिवाइड कर ले, चाहे 5 से डिवाइड कर ले, 0/4, 0/10, 0/8, कुछ भी 0 ही आएगा। तो 0 को किसी से भी डिवाइड कर 0 ही आएगा, है ना। हाँ, तो ये नहीं पता था आज तक, बता पढ़िएगा क्या, ना ना, अच्छा ठीक है, नुकसान हो गया, अच्छा चल। एरोमेटिक कंपाउंड अगर मैं पूछूंगा देखते बता देंगे आप किस एरोमेटिक, ठीक है एरोमेटिक। तो एक क्वेश्चन ऐसा आपके पास आएगा जरूर एरोमेटिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट लिखो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि एक क्वेश्चन अक्सर अब तक इसमें केवल, आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के, केवल 3 बार क्वेश्चन पूछा गया आज से पिछले 10 साल में, पिछले 10 ईयर्स में केवल 3 बार क्वेश्चन पुट अप किया गया, एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का। तो हर टॉपिक पढ़ के चलते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड का आपको पता चल गया, 4 कंडीशंस आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन प्रत्येक रिंग एटम पर sp वाइब्रेशन होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन फुल्ली कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, और पांचवी जो चौथी कंडीशन है आपकी को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट लिखा आपने एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में पहली 3 कंडीशन जो की क्यों है, पहली 3 कंडीशन, हाँ पहली 3 कंडीशन एंटी एरोमेटिक के केस में भी जो की क्यों है। उसके बाद जहां हकल्स रूल है, हकल रूल के बाद जो चौथी कंडीशन है, फॉलो द ब्रेस लॉ, फॉलोज द ब्रेस लॉ, BRESLOW, ब्रेस लॉ लॉ। हकल रूल, हकल रूल तो 1931 के आसपास आया था, और ये 1967। एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में पहुंचने में 30 साल लग गए थे। पहले एरोमेटिक पढ़ते रहे, फिर एंटी एरोमेटिक ब्रेसलो आया साइंटिस्ट। तो ब्रेसलो रूल क्या था, 4n = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ कितना सा डिफरेंस है, वहां 4n + 2 बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ ब्रेसलो में 4n बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है केवल, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका। तो इसमें अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एरोमेटिक, तो ए भी एंटी एरोमेटिक है, बी भी एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि अगर यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4n बराबर 4 है, n बराबर 1 है। वहां भी आपके पाई इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4n बराबर 4 है, तो n बराबर आपका 1 है। तो दोनों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दोनों एंटी एरोमेटिक। अगर कोई कंपाउंड इन चारों में से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाइड ना करे, ना तो वो एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, उसे कहते हैं नॉन एरोमेटिक, उसे कहते हैं नॉन एरोमेटिक। ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं कहूं ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, तो आपका जवाब क्या होगा। ये कोई कंपाउंड मैंने आप लोगों के सामने रखा है, चलो यहां मैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रख देता हूं, क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। महिमा फटाफट ये आपका ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस पर sp2 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 वाइब्रेशंस है। बट यहाँ देख ध्यान से, ये सिग्मा और ये सिग्मा, जब किसी कार्बन के दोनों तरफ सिग्मा बॉन्ड आ गया तो यहाँ कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन का कोई मतलब ही नहीं है। और इस कार्बन पर 2 H हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, 2 H हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड उनके, तो वाइब्रेशन इस कार्बन पे क्या होगा sp3। तो रिंग एटम पर वाइब्रेशन क्या आ गया sp3, sp3 आते क्या हो गया
नॉन एरोमेटिक, क्योंकि चाहे एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, रिंग एटम पर हाइब्रिडेशंस क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। बट यहाँ क्या आ गया, sp3 आ गया, तो इसलिए नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, एक बात हो रही है छोटी सी, याद रख लेंगे, स्टेबिलिटी की बात याद रख लेंगे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात याद रखेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक बेटा, सबसे ज्यादा, उससे कम होता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होता है आपका एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सबसे कम आपका। ये बात याद रखें, कहीं अगर स्टेबिलिटी का केस आ जाता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, एरोमेटिक, उससे कम कौन हुआ, नॉन एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल कौन होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होना है। वहीं अगर स्टेबिलिटी का विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल भी, या विच ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है, कौन मोर स्टेबल होगा कौन लीस्ट स्टेबल होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, सबसे कहो जितने भी हैं स्टूडेंट सारे आ जाएंगे, ये इन्हें सबको बुलाओ, यानी कहो इन्हें आपस में, ग्रुप पूरा अपना तुम्हारा खुद का होना चाहिए था एक। हाँ तो बेस्ट लॉ का मतलब है जैसे वहां 4n+2 बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो हकल रूल हो गया, वहां में 2 हटा दे बस, 2 हटते ही 4n बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेशन करने का वही तरीका है, केवल 4n+2 की जगह 4n कर ले, केवल 2 को हटा दिया, ठीक है। 2 हटते ही ब्रेसलो रूल आ गया, ब्रेसलो साइंटिस्ट ने दिया, वो हकल ने दिया, हेनरिक हकल था, ये ब्रेसलो था। तो ये इतना सा डिफरेंस है, याद रखते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, मैं क्या कहा, अगर कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड E1 है तो एंटी एरोमेटिक है, लगाना है रूल वूल। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ओड है, एरोमेटिक है, E1 है, एंटी एरोमेटिक है। सोचना है, इतना फटाफट करना है, 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं छोटे छोटे, केवल क्वेश्चंस में टाइम लगाना तो फिजिकल वाले में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देखते ही 5 सेकंड 10 सेकंड क्वेश्चन इधर से। चलो आगे फटा, अटैकिंग रिएजेंट्स, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कंडीशन सेटिस्फाइड, क्लियर हो गया। क्वेश्चन अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है तो टॉपिक अभी तक एक हुआ है आपका, एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो फटाफट, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, दूसरा टॉपिक आपका है अटैकिंग रिएजेंट्स, ATTACKING, अटैकिंग रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, कथा नहीं लिखनी, बिल्कुल बस समराइज करके लिखो फटाफट। नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, इनगोल्ड साइंटिस्ट था जिसने इस बात को दिया था, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, अगर इलेक्ट्रोफिलिक लिखेंगे तो रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे तो केवल बस पूरा, और इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। नेक्स्ट आपको लिखना है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक रिएजेंट। पॉइंट आपका इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे, फिर आप इसमें यहां इलेक्ट्रोफाइल, जहां भी कहीं फाइल आता है, फाइल का मतलब लविंग से है यहाँ पे वर्ड, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग, दैट रिएजेंट विच इज इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ केवल इतनी सी बात याद रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट इज कॉल्ड नहीं लिखा करते तो साथ सीधा लिख देते हैं, इक्वल का मतलब इज कॉल्ड ही होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इतनी सी बात रखी बस, जिसे इलेक्ट्रॉनों से स्नेह है, लगाव है, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको इंग्लिश में तो बस ये ध्यान रखना ही नहीं कि आपको रट्टा लगाना नहीं लगाना, 2 बात रटनी केवल, क्या
इलेक्ट्रॉन लिविंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये थोड़ा लिखना आर रिएजेंट व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, क्या जरूरत पड़ रही है ना। वो थोड़े हम कहीं यहाँ बोर्ड में थोड़े बैठना हो, बोर्ड में नहीं बैठना कि आर रिएजेंट व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल, वो नहीं का। बस जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। टाइप में आपका इलेक्ट्रोफाइल देखिए आपका क्या होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसके दो केस हैं, एक पॉइंट आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के ब्रैकेट में केवल ये, दूसरा आपका चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ई प्लस। कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल होंगे, 100 प्रकार। एक आपका न्यूट्रल होगा, एक आपका चार्ज होगा। यहाँ न्यूट्रल में देखिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, AlCl3, BCl3, SnCl4, PCl5, लिखते चले जाओ आप। देखिए अगर मैं लिखा हूँ AlCl3, AlCl3 तो आप समझ सकते हो कैसे हैं कि ठीक है सर AlCl3 का तो हमें पता है क्या, Al में Al का इलेक्ट्रॉन, Cl का इलेक्ट्रॉन, Al का इलेक्ट्रॉन, Cl का इलेक्ट्रॉन, Al का इलेक्ट्रॉन, Cl का इलेक्ट्रॉन। Al कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एल्यूमिनियम के चार, Al के चार कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड बाय Al 6, 6 का मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कर सकता है ये, कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो क्या कहलाया ये, इलेक्ट्रोफाइल कहलाया। तो AlCl3 यहां कैसे समझोगे आप इलेक्ट्रोफाइल है नहीं है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, कितनी बड़ी बात है। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर खाली डी ऑर्बिटल्स है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास खाली डी ऑर्बिटल्स है Sn के पास, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा जाके बहुत बाद में हो गया। अगर किसी, मान लीजिए इसके पास तो केवल S और P दो ही ऑर्बिटल्स होंगे, इसके पास S और P होंगे, D हो जाएगा, इसके पास D भी होता है क्योंकि तीसरे नंबर का सेल्स है, तो इनके पास तो SPD सारे, F भी खाली, D भी खाली हैं। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। नहीं तो आप यहाँ सोचते रह जाएंगे कि PCl5 में P कैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा, लेगा, उसके पास खाली डी ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि PCl5 में P पर हाइड्रोजन sp3d है और sp3d D5 होते हैं, D में से एक ही D लिया तो चार तो अभी भी खाली है। तो उन चारों खाली डी ऑर्बिटल में से किसी भी डी ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको है। उसके बाद आपका चार्ज, चार्ज में जैसे आपको कहीं चार्ज नजर आता है, Cl प्लस हो गया, Cr प्लस हो गया, CH3 प्लस हो गया, NO2 प्लस हो गया, SO3H प्लस हो गया, ऐसे ही बस। ठीक है, नोट करके जो याद रखना होता है, नोट करके वो बात याद रखते हैं, नोट जो याद करनी होती है, कैटायन ऑफ ए, कैटायन ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप एलिमेंट कोमा Al3 प्लस कोमा NH4 प्लस, NH4 प्लस, नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इस बात को याद करना भाई, इस बात को याद करना है।
कैटायन ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट। पूरा लिख दिया करो क्या, शॉर्ट में तो समझ लेते होंगे आप, चलो पूरा लिख देता हूँ, एलिमेंट। देखो ध्यान से मुझे बताओ फटाफट मैंने क्या लिखा है। Al3+ नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। इल्मा बताएगी NH4+ क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर रहा। NH4+ नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। NH4+ में आपको याद रखना कि N के पास पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज किसके पास है पॉजिटिव। N अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। नाइट्रोजन है 7 एटॉमिक नंबर होता है, ये 2,5 हो गया। ये K है, ये L है। K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, L में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। 8 से ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि इसके पास केवल S और P ऑर्बिटल्स हैं, D ऑर्बिटल्स नहीं है। D होता फिर तो चाहे कितने दे देते उसको फिर, लेकिन यहाँ इसके पास खाली डी कक्षक नहीं है, डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की है। और वहां NH4N+ के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रखे हैं। 8 हो रखे हैं। कितने हो रखे हैं 8। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 हो गए। अब पढ़ा इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये टेंडेंसी इसके एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की नहीं है, यानी नहीं लेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसकी कैपेसिटी केवल अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने की है और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो चुके हैं। इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, ये बात याद रखना। देखो कैसे चार्ज, यस यही तो मैं पूछते हैं, सारी बातें छोटी छोटी हैं। ये क्या है आपके पास NH3 है, NH3 को इंटरेक्ट किया किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड क्या देगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, इसको दे रहा है। तो यहाँ NK और H के बीच में बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना और चार्ज किसके पास N, क्यों, क्योंकि N ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H+ आयंस को दे दिया। जब कोई एटम केमिस्ट्री में अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम साइंस को देता है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, जो लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। बट यहाँ H नेगेटिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि H ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल हुआ। तो N पे चार्ज पॉजिटिव कैसे हुआ, तो यहाँ NH4+ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, 3 कोवलेंट 1 कोऑर्डिनेट, 3 कोवलेंट तो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है NH4 में, N के पास, N+ के पास। तो यहाँ पर आपका NH4+ में N के पास रियान पता चला कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि अमोनिया में N के पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपना किसको दे रहा हो, H को दे रहा हो, और N के पास कोई, क्योंकि केमिस्ट्री में ये पता चलता है अगर कोई एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया तो इसने दे रखा है, नेगेटिव आ गया तो उसने किसी पर इलेक्ट्रॉन ले रखा है। तो याद कितनी सी बात याद रखनी, ये वाली बात। कैटायन ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से होंगे बताओ। फर्स्ट ए ग्रुप कैटायंस, फर्स्ट ए ग्रुप के कैटायंस कौन होंगे बताओ फटाफट। लिथियम Li+, Na+, K+, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही था फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। और सेकंड में कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और फिर आपका बेरियम, वो सारे आपके रेडियम Ra। तो अगर उन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो नहीं होंगे आपके इलेक्ट्रोफाइल। Li+ है, Na+ है, Na+ आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और जब किसी आयंस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो इनर्ट हो जाता है, तो Na+ इनर्ट हो गया। अब इसकी टेंडेंसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की नहीं है। तो याद रखना कि आजकल क्वेश्चंस का पैटर्न यही बना हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव चार्ज हो तो केस होगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल का। अभी हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रल का मतलब क्या होगा कि उस पर चार्ज तो कुछ ना हो बट उस मॉलिक्यूल की टेंडेंसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की हो, तो कहलाएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ब्लाइंडली आप कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। बट उनमें से कुछ ऐसे हैं, ये फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट है कैटायन जो है, उन पर चार्ज पॉजिटिव है बट चार्ज पॉजिटिव होते हुए भी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। NH4+ में N के पास पॉजिटिव चार्ज है बट वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है।
Al3 प्लस में Al पे चार्ज तो प्लस का 3 है बट वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी होती है, नोट्स करके मैं लिखवाता हूँ। इसके अलावा कोई भी आपके पॉजिटिव चार्ज आयंस आ गया वो सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे बट ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आगे लिखो फटाफट, दूसरा हेडिंग लिखो। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कुछ पूछना हो तो बताओ फटाफट। SO3 यानी CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्या? CO2 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और नॉट? CO2 CO2 SO3 अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर पाई बॉन्ड है, अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर मल्टीपल बॉन्ड कहो या पाई बॉन्ड कहो, ऑलवेज एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो CO2 के C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, तो CO2 के C पर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, तो ये CO2 कैसे काम करेगा? तो वहीं उसमें लिख लेंगे आगे आप, AlCl3 में BlCl3 इनमें लिख लेंगे वहीं पे ही। SCO2 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, SO2 भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। SO2 में S डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि SO2 में S पर क्या हो गया? पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो इलेक्ट्रो, पता क्या हो गया सलीके से आज आपको बैठकर यहाँ से बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच लगा, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सर ने 3 कंडीशंस बता दी, चौथी कोई कंडीशन होती ही नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल की सारी कंडीशंस आपके ब्रेन में सेट होगी। पढ़ना है कुछ ज्यादा, एक टॉपिक को सलीके से एक बार खत्म करके रखो, एक बार बस 8 7 10 दिन बाद उसे रिवाइज कर लो, तैयार हो गया। ठीक है, चलो अच्छा, इलेक्ट्रो ये पता चल गया। ऐसे कंडीशंस लिख लेंगे, चाहे अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर पाई बॉन्ड है तो हमेशा किसकी तरह काम करेगा? वो इलेक्ट्रोफाइल। लिखो फटाफट दूसरा पॉइंट। अगर मैं आपसे छोटी सी बात पूछ लूं, बहुत छोटी सी बात है निहान, बता दिया मुझे, कल बता दिया, आज नहीं बताएगा, कल बता दी, बट कल तो बताया नहीं, कहीं ना कहीं देख के है ना। अगर मैं अभी आपको ऑन द स्पॉट अभी पूछने लगो कि SO4 2 नेगेटिव आयंस की हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयंस की कितनी अनुनादी संरचना संभव हैं? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग का मतलब है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस लविंग रिएजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के जस्ट अपोजिट याद रखा है ना, इलेक्ट्रोफाइल के जस्ट अपोजिट याद रखना। लड़का लोग ने लेकर आता क्या पानी को? किसी के पास पानी साफ है क्या? ये झुकता करते हो तुम? अच्छा अभी तक किया नहीं, थैंक यू। लिखो फटाफट। घर बैठ के तो तब पढ़ते रहेंगे, लेकिन एक जो जो चैप्टर में कर रहा हूँ अभी मेरे साथ उसी चैप्टर को पढ़े आप घर बैठ के। महिमा आप कहीं से भी मुझे अटकाओ और दावत पाओ कहीं से भी, क्योंकि अब जैसा मुझे पता चल रहा है ना कि 6 दिन मुझे लगातार आना, तो मेरा बिल्कुल फोकस्ड है ब्रेन बड़े अच्छे से। जहां से जो तुम्हें प्रॉब्लम्स लगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसकी इस चैप्टर की, जो भी चैप्टर में शुरू करूँ उसकी कहीं भी कुछ भी तुम्हें लगे तो एकदम पूछ लो।
ठीक है, तो अब 6 दिन है, तो 6 दिन में इस चैप्टर को पूरे 6 लेक्चर में बड़े अच्छे से सलीके से खत्म करके रखिए इसको बढ़िया से फिर। उसके बाद फिर पॉइंट है बेटा, न्यूट्रल बेटा पहले क्या होगा आपका, इसके 3 केस होंगे बेटा। एन यू के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं लगाया, लेकिन एन यू पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको डोनेट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होंगे क्या कहलाएंगे, वो न्यूक्लियोफाइल। तो यहां मैं लिख रहा हूं NH3, NH3 में N के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिर मैंने लिखा यहां पर H2O, H2 में O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फिर मैंने लिखा H3O, H3O में पॉजिटिव चार्ज भी है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। अब क्या कहोगे सर, आपने तो अभी भी कहा था पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज नॉन एज इलेक्ट्रोफाइल, बट ये तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, फिर भी आप इसे किस में डाल रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी उसमें न्यूक्लियोफाइल में, क्योंकि इस पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। H2S CH3 NH2 या CH3OH, ये सारे आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं। कैसे हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। हाँ, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको डोनेट। नेक्स्ट मैंने लिखा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या लिखा, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। एनयू के पास क्या लिखा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट नेगेटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। Cl नेगेटिव, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हमेशा न्यूक्लियोफाइल ही कहलाएगा। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ऑलवेज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल, बस ये याद रखना। OH नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, जहां भी कहीं नेगेटिव, जहां भी कहीं नेगेटिव चार्ज होता है क्या कहलाएगा वो आपका, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किया। हाँ, जब लॉन यानी नेगेटिव चार्ज के साथ लॉन पेयर आता है तो हमें पता चलता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से चुरा रखा है, और विदाउट नेगेटिव चार्ज के लॉन पेयर होता है तो उसका अपना खुद का पर्सनल होता है। ये डिफरेंस है। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट नेगेटिव चार्ज है तो उसका खुद का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के साथ है तो इन दो इलेक्ट्रॉन में से तुषार, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो, इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन तो Cl का है और एक इसने किसी का चोरी का इसके पास। समझ गया बात है, तो ये इसका मतलब होता है। उसके बाद आपका पॉइंट होता है एम्बीडेंट, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, which have two different donor atom, which has two different donor atom known as the ambident nucleophile. Ambident nucleophile which has two different donor atom, which has two different donor atom called ambident nucleophile, ambident nucleophile। CN आपका एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है तुषार, क्यों है CN एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल,
ये तीनों आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हैं। जो मैं आपको बताया वहां पे इसमें एम्बिडेंट लाइगेंड्स में बताई हुई बात है, तो एम्बिडेंट लाइगेंड्स को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं वहां पे। तो दैट न्यूक्लियोफाइल विच हैज टू डिफरेंट डोनर एटम, ये तो समझ रहे होंगे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल यानी दैट न्यूक्लियोफाइल विच हैज टू डिफरेंट डोनर एटम नोन एज एम्बिडेंट। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता रहता है। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, arrange in the increasing order of nucleophilicity of the following nucleophiles, of the following nucleophiles। आपके पास CH3 नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, OH नेगेटिव है और फिर आपका F नेगेटिव है। चार मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखे आप लोगों के सामने, देखो ध्यान से। इनको न्यूक्लियोफिलिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। इल्मा पहले मुझे बताएगी बेटा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी होता क्या है। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसे कहते हैं? रेट ऑफ डोनेशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, रेट ऑफ डोनेशन, रेट ऑफ डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, यानी किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को त्यागने की दर, रेट कहते हैं दर को, रेट ऑफ डोनेशन त्यागने की दर, रेट ऑफ डोनेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्योंकि जहाँ पे टी वाई आ जाता है तो प्रॉपर्टी हो जाती है वो, और प्रॉपर्टी का मतलब आदत हो जाती है, और जब आदत हमारी जैसी बन जाती है तो वैसी आदत रहती है। जब हमें सड़क पर चलते हुए मस्ती करने की आदत बन गई तो रहेगी वो, तो लास्ट तक रहती है। किसी का टिफिन से खाना खाना चुरा के तो उसमें लगी थी बैल बजा के भागना, बैल बजा के भागना घरों की। हाँ ये तो करता हो काम तुम्हें। परेशान करना किसी को देख के वो आके कहाँ कौन आया था। वो भी एक हैबिट होगी, वो भी एक प्रॉपर्टी होगी, है ना, वो भी प्रॉपर्टी है। तो देखो फटाफट मैंने बता दिया क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी, केवल वर्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब याद रखते हैं, किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को त्यागने की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन पेयर त्यागने की प्रॉपर्टी को न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को त्यागने की जो प्रॉपर्टी है, the rate of donation of pair of electrons by a nucleophile is known as its nucleophilicity। तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी अपनी वर्डिंग में लिखना है, यानी कि जो मैं लिखवा रहा हूं उस बात को आपने लिखना न्यूक्लियोफिलिसिटी। घर तक याद रहेगी आज आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी किसे कहते हैं, तो है ना, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर को जो त्यागने की जो दर है उसको न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। किसकी होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी? न्यूक्लियोफाइल की होगी, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल एक रिएजेंट का नाम है, न्यूक्लियोफिलिसिटी उस रिएजेंट की हैबिट है। अब आप मुझे बताओ कि इन चारों में से यान सबसे ज्यादा, सबसे इजीली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन त्याग देगा? जो इजीली त्याग देगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, CH3। यस, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिसिटी। याद रहेगी बात बिल्कुल, देखो ध्यान से, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पर है बेटा, ये किस पे है? कार्बन का है। NH के साथ NH के पास N का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, HO में O का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और F का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी कर रहा हूँ बताओ, CH3 की। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है अलोंग द पीरियड। जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं किसी पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन। क्यों? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती, इसलिए तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना ही नहीं चाह रहा। तो आंसर क्या बन गया? तो रियान जी, आपके दिमाग में क्या आई थी बात, ये बता फटाफट। कि जैसे आपने कहा कि सर CH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, तो कौन सी कॉन्सेप्ट के अनुसार सोची थी ये बात? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पक्का? सर तो कर दिया एटम का साइज नहीं, अच्छा है इसका काम। अच्छा 12th इसी साल की ना तुझे? इसी साल की। हाँ, लगा रहा है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। मेरे लायक कोई भी आपकी कितनी भी हेल्प होगी, आप लोगों ने नेचर से पता चल गया होगा कि आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आगे आपका भाग्य है, नसीब है, उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ जो मेरे हाथ में है, जो तुम्हारे हाथ में है, मेहनत करना दिन रात, ठीक है। घर वाले तो नहीं कहीं परेशान करते, किचन विचन में तो खड़ा होना होता पड़ता है। चाय बनानी पड़ा है, सब्जी बनाना पड़ता है। अच्छा मम्मी कहीं अगर बाहर चली जाती है तब कर दे। कोई नहीं, एक आध दिन तो चाहे तो एज ए एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल तौर पे कर लिया करते हैं। लेकिन रोज रोज नहीं खड़ा होना। कमरे की कुंडी लगाओ, बाहर निकलो ही ना, कहाँ क्या हो रहा है देखो ही ना बाहर, है ना। जब खाना खाने की इच्छा हो तब बाहर निकलो केवल, है ना। घर वाले कहाँ कर देंगे? घर वाले क्या, तुम अंदर ही रहो, तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। देखो चाहे पता चल गया। चल अब एक बात और बता, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी के, ध्यान से सुनो, मैं कहता क्या हूँ, कितनी बड़ी बात कहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कि एक दिन में कहता, अगर मैं आज फ्रेशर होता, बिल्कुल नया टीचर होता, तो मैं भी क्या कहता, भाई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस पर क्या कहता हूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी की केवल दो ही कंडीशंस हैं। एक तो आपकी, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, और अब मैं कहता हूँ, चलो अच्छा मैं दो बात पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूं इनको बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर मैनेज करना, न्यूक्लियोफिलिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, दो बात पूछ रहा हूं बेटा। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक कह रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी किस किस की कह रहा हूं, देखो दोनों की पूछ रहा हूं मैं यहाँ। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। इन पहले वाले को तो मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कराना चाह रहा हूं, और दूसरों को बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कराना चाह रहा हूं। तो वहां कभी भी जब क्वेश्चन आएगा, तो ये बेसिसिटी का और न्यूक्लियोफिलिसिटी का अलोंग द पीरियड, देखो क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, लिख लिया करो, घर बैठ के लिख लिया करो चाहे। अलोंग द पीरियड द ट्रेंड इन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी विल बी सेम। ये कह रहा हूं कि जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हुआ इंक्रीजिंग, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ किसका होगा, बेसिसिटी का। तो अलोंग द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी विल बी सेम, बट डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी विल बी डिफरेंट। वो सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। पहले कौन हुआ F, उसके नीचे कौन हुआ Cl, उसके नीचे कौन हुआ Br, उसके नीचे कौन हुआ I। तो वे जो सारे हैं वो डाउन द ग्रुप है, और ये क्या है, अलोंग द पीरियड है। तो अलोंग द पीरियड चाहे कोई न्यूक्लियोफिलिसिटी कह रहा आपसे, चाहे कोई बेसिसिटी कह रहा, सेम होगी, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हुई, वैसे ही बेसिसिटी इंक्रीज होगी। ये क्वेश्चंस आप जब देखेंगे पढ़ेंगे तो कई बार पूछा हुआ है, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब मुझे पहले तो बताओ, मैंने क्या कहा कि दोनों डिफरेंट होंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कुछ और होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर कुछ और होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो ये है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये है वही, और बेसिसिटी का जो ऑर्डर है, बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो ये है। अब आप मुझे इस बात को समझाएंगे कि हाँ सर ऐसे क्या हुआ, ये आपका क्यों ऐसे कह रहे हो। बेसिसिटी का बेस यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगी,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा। अब बात आनी है यहाँ पर बेसिसिटी की। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इसको हमेशा सेटिस्फाइड करेगी, इस रिलेशन को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये तो चाहे अलोंग द पीरियड है चाहे डाउन द ग्रुप है, ये तो हमेशा सेटिस्फाइड है। बट बेसिसिटी के केस में डाउन द ग्रुप आपका मैंने अलग कह दिया। चलो अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, इनको आप एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आपका HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। एसिड है सारे, हेलोजन एसिड है, हेलोजन एसिड है। तो इन हेलोजन एसिड्स की एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिड कौन होगा? कौन बताओ, इलामा कौन होगा बताओ बेटा। हाँ, तो HBr नहीं, या तो फिर HF होगा या HI होगा। हाँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि इनमें से चारों में से जो हेलोजन एसिड जितनी इजीली H प्लस आयन देगा, जितनी आसानी से H प्लस आयन देगा, वो उतना ही ज्यादा एसिड होगा। समझ रहे हो? जो जितनी इजीली H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। अब आप लोगों को पता है कि हेलोजन एटम का साइज बढ़ने के साथ साथ बंद दूरी, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर बॉन्ड की ताकत घट जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर, अगर कोई डंडा, ये मार्कर है, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसके अगर लेंथ घटाएंगे तो इसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। और जब आसानी से ब्रेक किया जा सकता है तो सबसे इजीली H प्लस आयंस कोई देगा तो HI देगा। तो एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी है? HI की। तो एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी हुई? HF, HCl की, HBr की, HI की। कॉन्जुगेट बेस बनाने में, यानी जो कॉन्जुगेट बेस होता है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी वीक। संयुग्मी अक्षर करके कुछ ऐसा पढ़ा हुआ आप लोगों ने। मैं क्या कह रहा हूं, यानी जो एसिड, स्ट्रॉन्गर जो एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन हुआ? HI। HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। तो कॉन्जुगेट बेस लिख रहा हूं मैं इसके, कॉन्जुगेट बेस कह रहा हूं F माइनस इसका बना, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। फिर इन कॉन्जुगेट बेस की क्या लिख रहा हूं मैं? बेसिसिटी। जो वीक एसिड है उसकी बेसिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होने की वजह से कॉन्जुगेट शब्द आया। अगर HI स्ट्रॉन्ग एसिड है और I माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता तो आज हम कॉन्जुगेट वर्ड नहीं पढ़ रहे होते। जो HI कह रहा, जो उससे H प्लस आयन निकलने के बाद जो बना वो उसके अपोजिट जा रहा, इसलिए वर्ड पहले क्या लगा था? कॉन्जुगेट का मतलब होता है अपोजिट। जो कोई बात पहले से कह रहा है उसके उसका उल्टा बोलना, नहीं मैंने नहीं मान ली बात में, तो ऐसा करना। तो यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो बेस बना, अगर वो स्ट्रॉन्ग ही होता तो आज हम कॉन्जुगेट बेस ना पढ़, वर्ड कॉन्जुगेट ना पढ़ रहे होते। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो बेस हुआ वो वीक हुआ बेस। स्ट्रॉन्ग का वीक और वीक का स्ट्रॉन्ग, इसलिए वर्ड क्या आ गया? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इसलिए आया वर्ड। तो पता चला आपको कि हाँ ठीक है सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि इनकी पहले हमें क्या चेक करनी है? पहले हमें इनकी एसिडिटी चेक करनी है, इनको H प्लस आयंस देने के बाद H प्लस आयन दो सभी को, और उनकी एसिडिटी चेक। यहां से ये बात आपके ब्रेन में सेट हो जानी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी की क्वेश्चंस की बात आती है। बेसिसिटी तो एक अलग फैक्टर है। बेसिसिटी आप तब बताएंगे जब आपने जो भी कॉन्जुगेट बेस है उसे पहले H प्लस आयन दो, H प्लस आयन देकर सभी को एसिड में कन्वर्ट कर लो, एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, और उसका उल्टा है कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो वो एक अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे उसको ऐसे। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल,
एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये सब हो चुके। कल के लिए टॉपिक आपको पढ़ाने 3 टॉपिक लिखो, एक बार ध्यान से देख पाएंगे आप बुक में, लिखो 3 टॉपिक करने हैं कल। एक तो हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, 3 टॉपिक कल पढ़ेंगे हम। इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। कल हमारे 3 टॉपिक होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट का एक एक क्वेश्चन हर हाल में, ठीक है। और पूरे 10:05 पे पानी वानी पीने के बाद वापस आ जाया करो एकदम, जैसे आज 10:15 पे मैं आया था, थोड़ा 10 मिनट लेट नहीं करना, है ना। 10:05 पे वापस नहीं आना, 5 मिनट के अंदर अंदर। फिर मैं आपको 10:35 पे 11:35 पे छोड़ दिया करूंगा, ठीक है। ध्यान लगाओ, बिल्कुल मेहनत करो, बिल्कुल, ठीक है। ओके।